लो भाई, तुम्हारा भाई एसएससी डॉक्टर आ चुका है सेकंड मंथ का रिव्यू लेकर। पूरा क्रिटिकल एनालिसिस किया है, पूरा एक दिन लगा के। तो जो ये रिजल्ट निकला है इसका इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले, कुछ बात बताने से पहले आपको मैं एक साफ साफ वर्डों में चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में वक्ता के निजी विचार है। अगर कोई भी एसएससी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है तो अगर वो मेरी बातों को सुनकर अगर अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर रहा है तो उसके लिए सीधी सीधी शब्दों में सावधानी है कि मेरी बातों को सीधा सीधा अपनी प्रिपरेशन में ऐड मत करना। आप पहले मेरी बातों को सुनना। अगर आपको लगे कि इसमें से कुछ फायदा हो सकता है, इस दिमाग के द्वारा सोचो कि या ये बंदा कह रहा है ये बात कि मेरी प्रिपरेशन में जरूरत है या नहीं है। अगर पहले से आप अच्छा कर रहे हो तो आपको जरूरत क्या है चेंज करने की अपनी स्ट्रेटेजी। तो अपना दिमाग यूज करके ही मेरी बातों को ध्यान रखना, अपना माइंड खोल के इस वीडियो को देखना, वरना यहीं से छोड़ के चले जाओ। ठीक है। दूसरी बात, चेतावनी होगी आपको। तो आपको पता होगा कि मैं अवध ओझा सर की एक लाइन जो है कि आप सिर्फ एक साल आप 3 जगह जाओ, जिम जाओ, मंदिर जाओ, लाइब्रेरी जाओ। और चौथी चीज मैंने खुद से ऐड कर रखी कि आप एक साल में 4 चीजें करो, जिम जाओ, मंदिर जाओ, लाइब्रेरी जाओ, और एक साल अपने माइंड को कंट्रोल करके देखो। इस माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाओ, ना कि आप इसके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है। तो अब हम एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और जो लाइब्रेरी की बात करते हैं ना, अब लाइब्रेरी में जाने का मतलब है कि आप एक साल आपको 10 घंटे प्रतिदिन की आपको एक साल आपको खुद को दो, फिर देखो आप क्या चेंज आएगा। ठीक है। तो मैंने इस पे हर टर्म पे, चारों टर्म पे मैंने पिछले मंथ में मेरी क्या प्रोग्रेस थी, इस मंथ में मेरी क्या प्रोग्रेस है, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले जो चौथा पॉइंट है जो मैंने खुद से ऐड किया था, पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा कि चौथा पॉइंट क्या है कि इस माइंड को कंट्रोल करना। तो ये माइंड आपको कैसे सताता है, आपके साथ कैसे खेलता है, इसका मैं पहले मंथ के रिव्यू में जिक्र कर चुका हूँ, जो कि बहुत लंबी वीडियो गई थी। तो उसका दोबारा रिपीट तो मैं करने वाला हूँ नहीं, लेकिन ये बता रहा हूँ कि इस माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये आपको इसमें बता देता हूँ कि आप इस माइंड आपके साथ जो खेलता है ना उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। उसके 2 ही उपाय है। पहला उपाय क्या है, ध्यान लगाओ। ठीक है। अपनी सांसों पे ध्यान दो। ठीक है। उसको वहां से आपका मन काबू हो जाएगा, आपका दिमाग काबू होगा। दूसरा तरीका, इस बहुत सारे ऐसे एंड थॉट फेंकता आपके दिमाग में, उस पर आप ध्यान ही मत दो, पड़े रहो। कोई ऐसे अपने राज्य जो रहो पड़े रहो, आपको थोड़ा देर सोचे ना उसके बारे में। तो ये 2 ही मेथड है कंट्रोल करने की। तो अब मेरी बात कर रहा हूँ इस चौथे पॉइंट में मेरी क्या प्रोग्रेस रही पिछले मंथ में और इस मंथ में। तो पिछले मंथ में क्या था कि मैंने जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया थी वो मेरी 31% की थी। अगर मतलब 30 दिन थे ना, उसमें 30 से 1% दिन ही मैंने ध्यान लगाया था। और मैंने पिछले महीने टारगेट किया था कि मैं इसको 90 या 100% करूंगा मैं ध्यान को। लेकिन मैं इस बार सेकंड मंथ को 100% तो नहीं कर पाया, 60 या 65% कर पाया। 30 दिनों में से 60-65% ही दिन में ध्यान लगा पाया। ठीक है। अब वही बात आ गई, अब एक गिलास आपका आधा पानी का गिलास भरा हुआ है, तो आप ये देख रहे हो कि आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। ये देखो ना, आप 2 महीने पहले आप थोड़ा भी ध्यान नहीं लगाते थे, अब 60% तो लगाने लगे। तो ये आप पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, पॉजिटिव साइड देखो किसी चीज की आप। ठीक है। नेगेटिव साइड को कम देखो। ठीक है। अब हम अगले मंथ के लिए टारगेट करते हैं, हम इसको 90% तक लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये चीज थी हमारी पहले मंथ की कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करके उसकी विधि थी अपने ध्यान लगाना। और दूसरी चीज थी मेरा ये माइंड मेरे को कितना तंग कर रहा है उसके बारे में और रिपोर्ट देता हूँ पिछले मंथ। तो दूसरी चीजों एक दो आपको पढ़ते समय डिस्टर्ब करता था, वो पिछले मंथ करता था, लेकिन अब भी करता है। लेकिन पिछले टाइम अगर ये मेरे साथ खेलता था माइंड पढ़ते समय,
60-70% खेलता था, लेकिन अब वो आ चुका है सारा 30-35% खेलता अभी भी। इसको मैंने और भी कम करना है, ठीक है। मोकिस में पहले ये खेलता था मेरा 10-20%, लेकिन अब मेरे मोग में कोई मेरा मन मेरे साथ नहीं खेल सकता, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट डिस्कस हो चुका है। हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि आपको लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी जाना मतलब आपको प्रतिदिन का 10 घंटे कम से कम आपको देना है। तो पिछले महीने की बात कर रहा हूँ तो 7-8 घंटे ही निकल रहा था, मैं 7-8 क्या 6-7 घंटे निकल रहा था। तो इस महीने का मैं बात करूँ भाई, पेपर लगातार आ रहे, तो इसे कैलकुलेट करने का टाइम ही नहीं था कि कितने घंटे काम कर रहा हूँ। तो ये तो पिछले मतलब काउंट करने का टाइम नहीं था मेरे पास। कुछ दिन तो किया कैलकुलेट, लेकिन फिर शुरू हो गए पेस्ट वाले पेपर, CHSL के पेपर, तो इतना टाइम ही नहीं था कि मैं इनको टाइम नोट करूँ कितने घंटे काम करूँ। तो मतलब एवरेज मान के चलो तो 8-1 घंटे, तो या किसी दिन 9 घंटे पढ़ लिया हो भाई, 8-9 घंटे तो मतलब पढ़ा हूँ यार मैं, ठीक है। अब ये तो बात होगी मोटी मोटी, लेकिन अब कोई SSC का एस्पिरेंट है तो उस 4 सब्जेक्ट पढ़ता है वो। तो इन चारों सब्जेक्टों में पिछले मंथ मेरी क्या प्रोग्रेस थी, पिछले मंथ मतलब मैंने मोको में चारों सब्जेक्ट में क्या मतलब क्या प्रोग्रेस थी, और अब इस पिछले मतलब मई में क्या मेरी वो थी प्रोग्रेस थी, और अब जून में मेरी उसमें कितना इंक्रीमेंट आया, कितना डिक्रीमेंट आया है। इन मतलब मैं जैसे SSC की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ मैं, GK, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। तो इन चारों सेक्शन का मैंने क्या करा, जैसे मतलब पिछले मतलब मई में मैंने 6 मॉक लगाए थे, और इस मंथ में क्योंकि मेरे 2 पेपर आते फिजिक्स और CHSL के, तो इस मंथ में मेरे लगभग 16 या 15 मॉक टेस्ट लगे हैं। तो उनका मैंने एवरेज निकाला है हर चैप्टर का। कैसे कि मैंने मेरा एवरेज स्कोर कितना रहा पिछले मई में और अब जून में कितना है, और एवरेज हो गया, और पिछले मंथ हर सेक्शन में कितना टाइम ले रहा था और अब कितना टाइम ले रहा हूँ, कितना हर सेक्शन में कितने टाइम कर रहा था पिछले बार और अब कितने कर रहा हूँ। एक्यूरेसी हर सेक्शन में पहले कितनी थी अब कितनी है, किस ऑर्डर पे कौन से ऑर्डर पे मॉक में लगाते समय में कौन सा सेक्शन कैमे नंबर पे अटेम्प्ट कर रहा था और अब कैमे नंबर पे अटेम्प्ट कर रहा है। ओवरऑल एवरेज स्कोर मेरा पर मॉक पहले कितना था अब कितना है, ठीक है। और जो चीज़ें आई है उसको अब जुलाई में कैसे मैं इम्प्रूव करूँगा, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला सेक्शन हमारा है वो है हमारा, बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा कैमरा ओपन करूँगा क्योंकि मैंने शीट बना रखी है, तो उसके ऊपर आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं तो अब हम बात करते हैं भाई इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो पिछले मंथ मई में मैंने जो मॉक लगाए थे वो लगाए थे टोटल 6, लेकिन जो जून में लगाए हैं मैंने टोटल 15। तो इन दोनों मॉकों के स्कोर को हर मतलब कंपेयर करके मैंने ये इंग्लिश के लिए एक डाटा निकाला है कि पिछले मंथ में मेरा क्या कुछ जुगाड़ था और इस मंथ में मेरा क्या कुछ हुआ है, कितना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ठीक है, इंग्लिश में पहले मैं मई की बात कर रहा हूँ। तो मेरा एवरेज जो स्कोर बना रहा था ना वो 32 बना रहा था, ठीक है। और मैं 14.2 मिनट टाइम ले रहा था, और मैं 25 के 25 टाइम कर रहा था, और जिसमें मेरे लगभग 17.8 मेरे 17 ठीक हो रहे थे और 8 गलत हो रहे थे लगभग हर मौके में। और किस नंबर पे मैं अटेम्प्ट कर रहा था, पहले नंबर पे इंग्लिश को अटेम्प्ट कर रहा था मौके में, ठीक है। और मतलब ये जो 32 स्कोर रहना और ये इतना टाइम लगना, ये लगभग कांस्टेंट ही रहता था, यही सेम चीज रहती थी हर मौके में, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती थी, सेम चीज 32 आ गया, 35 आ गया, 33 आ गया, 31 आ गया, ऐसे स्कोर रहता था अपना, ठीक है। और इतना ही टाइम लगता था अपना 14.2 कुछ ऐसा।
और इंग्लिश का जून में क्या रिपोर्ट है उसकी बात कर लेते हैं। अब जून में मेरा जो है स्कोर बना है 35, ठीक है, जो कि पिछले मंथ से 3 प्लस हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान करने वाली है, पिछले मंथ से और इस मंथ में टाइम भी ज्यादा लग रहा है मेरा। 1 मिनट फालतू ले रहा हूं मैं उसको सेक्शन को टाइम करने में। सेम 25 टाइम कर रहा हूं और एक्यूरेसी थोड़ी ही बड़ी है। 19 सही होने लग गए मेरे और 6 गलत होने लग गए। पहले नंबर पे टाइम कर रहा हूं और स्कोर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, स्कोर का नेचर अपना कांस्टेंट ही रहा है, ठीक है। तो इससे क्या निकलता है, इंग्लिश के बारे में क्या कुछ बातें निकलती हैं। मेरे मार्क +3 नंबर हुए हैं, वह +1 1 मिनट ज्यादा में टाइम लेने लग गया हूं, ठीक है। तो जब अगर मैं बात करूं ना, सबसे पहले ये नंबर कम क्यों है, 35 ही नंबर क्यों है, तो नंबर कम होने की क्या रीजन है, जो कि पिछले मंथ में भी सेम था और जून में भी अब भी सेम ही है नंबर कम आने के। वो कैब कमजोर है जी मेरी, वह कैब को मैं कर रहा हूँ लेकिन अभी भी कमजोरी है। जब तक ये अच्छे से नहीं होगी तो नंबर बढ़ेंगे ही नहीं। दूसरी बात, इस वोकैब के चक्कर में मैं ग्रामर की बस उसके रूल राल को ही रिवाज करता रहता हूँ, उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं की जी मैंने अच्छे से। तो सीधी बात, नंबर कमाएंगे भाई। ये क्या सारा डायग्नोसिस है, अगर मॉक में ऐसे करोगे ना आप एनालिसिस तो तभी पता चल जाएगी आपकी कमी क्या है, तभी मॉक में नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर कम होने के दो ही कारण मुझे नजर आए यार, वो कैब कमजोर है मेरी और ग्रामर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। दूसरी बात, मैं टाइम भी ज्यादा ले रहा हूँ यार, एवरेज जो टाइम में ज्यादा ले रहा हूँ ना, कम से कम 6 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ। जो एवरेज बंदा हुआ ना, जो सीजीएल का एस्पिरेंट है, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं ना, 8 से 9 मिनट ही लेता है इस इंग्लिश को टाइम करने में। और ये टाइम बचाता है किसके लिए, मैथ के लिए। और आगे बताऊंगा मैं, मैथ के लिए मेरा टाइम बहुत कम बच रहा है। मैथ के लिए मेरा सारा ही 15, 16, 18 मिनट बच रहा है और लोग बचा लेते 27, 28 मिनट। तो मेरा जो मैथ में कम स्कोर हो रहा है, आगे बताऊंगा उसके बारे में। ये थोड़ा मतलब इंटरलिंक होगी चीजें, बात है, ठीक है। तो यहाँ से बचाना है मुझे टाइम, किसके लिए, मैथ के लिए बचाना है, ठीक है। तो ये +6 मिनट लग रही है, एवरेज का 9 मिनट मान के चलते हैं हम। एवरेज जो बंदा होता है ना SSC सीजीएल का, वो 9 मिनट लेता है। तो ये टाइम ज्यादा क्यों ले रहा हूं मैं, इसका भी एक रीजन है कि रीडिंग स्किल मेरी कमजोर है भाई। अभी भाई साहब इसको कैसे इंप्रूव करूंगा मैं अगले मंथ। भाई साहब मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन लगभग 70-70% अभी भी मतलब 30 दिन होते हैं ना, उसके 70% दिन में डेली 40 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने का न्यूज़पेपर पढ़ो। दूसरा, मॉक में क्लोज टेस्ट को, जैसे अब इंग्लिश को पहले नंबर पे टाइम करो इंग्लिश सेक्शन को, उसमें क्लोज टेस्ट को छोड़कर सारे क्वेश्चन को पहले बार करो और क्लोज टेस्ट को लास्ट के, अगर 60 मिनट का मॉक टेस्ट है ना, तो लास्ट के 58 मिनट हो जाए ना मॉक चलते, तो लास्ट के 2 मिनट में क्लोज टेस्ट करो। उससे क्या होगा आपकी, मतलब कोई स्टिफनेस पैदा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 ही मिनट रह रही है। तो क्लोज टेस्ट को मतलब जल्दी सोल्व होगा यार, मुझे लगा है ये चीज, ठीक है। अब ये सब चीजें थी भाई। अब ये तो मई और जून में था, अब मई जून में था, अब जुलाई में मेरा क्या टारगेट रहेगा। ये 35 स्कोर है ना मेरा जो इसमें है जून में, इसको मैं 40 करूंगा, +5 इंक्रीज करूंगा, ये मेरा टारगेट रहेगा जी। और इसके लिए मैं मतलब जी तोड़ मेहनत करूंगा भाई, क्योंकि ऐसे सीजीएल बहुत नजदीक आ चुका और बहुत सारी वैकेंसी भी है इस बार भाई, ठीक है। ये 5 कहाँ से इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा सर वो कैब मजबूत करूंगा मैं, ग्रामर की प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। रीडिंग भी अगर इन सभी पे काम करूंगा तो होने चाहिए यार 5 इंक्रीज। तो देखते हैं अबे जुलाई में क्या कुछ होता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, जो कि होगा हमारा मैथ। मैथ करें या मैथ का यार, अब सेकंड पार्ट के बारे में बात।
ये मैथ की बात करा जी। अभी मैथ का वही सेम वही मॉक मैंने मई में 6 लगाए थे, जून में मैंने 15 लगाए हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ये डाटा तैयार किया है। तो मैथ में जो मेरा मई में जो एवरेज स्कोर बना रहा था वो 34 बना रहा था जी, और टाइम ले रहा था मैं लगभग 27.5 मिनट ले रहा था मैं एवरेज सभी मौकों में, और 19 अटेम्प्ट कर रहा था मैं एवरेज, और मेरे एवरेज राइट रोंग मेरे निकल रहे थे, 19 मेरे राइट निकल रहे थे, 2 मेरे रोंग निकल रहे थे लगभग हर मौके में। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है, मैथ को मैं कर रहा था 4th पे, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे सेकंड आना चाहिए था, यहाँ पे सेकंड पे टाइप कर रहा था मैं, क्यों 4th पे टाइम करता तो इतना टाइम बचता ही नहीं, और जून में मैं 4th पे टाइम कर रहा था इसको मैथ को। ठीक है, ये थोड़ी गलती हो गई थी। तो मई में मैं मैथ को सेकंड पे टाइम कर रहा था, इसलिए मैं ज्यादा टाइम मैथ के लिए निकल रहा था। तो स्कोर में और स्कोर में मेरा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता था हर मौके में भाई। किसी मौके में 38 भी आए हैं, किसी मौके में 41-41 भी आ गए हैं, किसी मौके में मेरे 31 भी 29 भी, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रही है मैथ में। ठीक है, अब बात करते हैं जून में। जून में भाई मैं मैथ को अटेम्प्ट करने लग गया 4th नंबर पे, 4th यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो 4th पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो पहले तो चौथे पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैथ के लिए मेरे टाइम कम पड़ रहा है। किस वजह से, जो मैंने बात की थी ना, जिसपे गौर कर रहा था मैं पूरी, कि इंग्लिश में मैं टाइम कितनी मिनट, लगभग 6-7 मिनट ज्यादा ले रहा था, वो टाइम आड़ा खा रहा है वो। ठीक है, मैथ के लिए मेरा टाइम कम किस लिए बच रहा है, एक तो मेरा कारण है इंग्लिश सबसे बड़ा 6-7 मिनट, दूसरा एक और कारण है मेरा रीजनिंग, जिसका मैं नेक्स्ट पार्ट में जिक्र करूंगा। ठीक है, रीजनिंग मेरा 2-3 मिनट खा रहे हैं, यानी 9-10 मिनट मेरी कौन खा रहे हैं, ये मैथ और सॉरी रीजनिंग और इंग्लिश खा रही है मैथ। इसलिए मैं ऐसा नहीं कि मेरा मैथ में मतलब कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं, क्लियर है, मतलब कर सकता हूँ यार मैं, लगभग 38 प्लस तो हर मुख में कर सकता हूँ, 38 मतलब 42 एवरेज मतलब लो तो लो मानो तो 38 एक क्वेश्चन में कर सकता हूँ, अगर मुझे मिले, कितने टाइम मिले, अगर मेरे 26 एक मिनट मिल जाए ना, 26-27 मिनट, तो मैं कर सकता हूँ यार आराम से। मुझे इतना खुद विश्वास लग रहा है, मुझे कर दूंगा। और मैंने जब भी हर मॉक करता हूँ उसके बाद मैं देखता हूँ मैं कितना कर सकता था, उसमें ऐसा ही निकलता है। मैं हर मॉक में लगभग 20 मैथ के क्वेश्चन इजीली कर लेता हूँ, इजीली, जब तक मैंने मतलब और कोई चैप्टर रिवाइज भी नहीं किया। अगर कर तो रखे चैप्टर मुझे रिवाइज, लेकिन अगर उनको बिना रिवाइज किए अगर मैं उस मॉक को अटेम्प्ट करूँ तो भी 20 क्वेश्चन में कर सकता हूँ। तो ये बात निकलती थी। ठीक है, अब जून में एवरेज स्कोर मेरा 29 होने रहे हैं, यहाँ में 34 था, कितना नंबर का गैप आ गया, 5-6 नंबर का गैप आ गया। किसकी वजह से, टाइम कम बच रहा है भाई, टाइम मेरा 19 मिनट है और यहाँ 27.5, 8.5 मिनट का फर्क आ गया भाई यहाँ पे। और टाइम 16 थी, यहाँ 19 है। राइट रोंग का पहले 15 ठीक होते हैं, 1-2 मेरा रोंग हो जाता है। ठीक है, स्कोर में फ्लक्चुएशन है, यहाँ भी कहीं 29 हो गया, कहीं 32 हो गया, कहीं 35 हो गया, कहीं 26 भी आ जाता है, लेकिन कम फ्लक्चुएशन है पिछले मंथ से, ये पॉजिटिव चीज है। अब इससे क्या निकलता है, इसे निकलता है कि 5-6 नंबर कम हुए मेरे, टाइम कम बचने जैसे, लेकिन टाइम 8.5 8.5 मिनट मैंने कम लिए हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये नंबर बढ़ाने का मैथ में? इसका सोल्यूशन है टाइम बचाना मैथ के लिए, ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं। कहाँ से बचेंगे? इंग्लिश के क्लोज टेस्ट को लास्ट में अटेम्प्ट करो, ये ट्रिक है, मान लो ट्रिक ही है भैया, क्लोज टेस्ट को लास्ट में अटेम्प्ट करने, इससे टाइम बचता है, मुझे लगा है यार। इंग्लिश की रीडिंग स्किल बढ़ाओ, ठीक है, जिससे इंग्लिश में टाइमिंग मेरी कम आओगी। तो ये बड़ा है, इंग्लिश में मेरी रीडिंग स्किल कमजोर है, उसको इम्प्रूव करूंगा तो यहाँ की मैथ के लिए टाइम बचेगा। ठीक है, रीजनिंग की टाइमिंग जैसे अब मैं 19 मिनट ले रहा हूँ, उसको 15-16 मिनट लाऊंगा, तो 3 कम करूंगा, तो 3 यहाँ से बच जाएंगे, 6-7 मिनट वहां से इंग्लिश से बचेगी, 9 मिनट बढ़ जाएगी मेरी, वो 27 मिनट है मेरे लिए टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई
पहला अगर टाइम मैथ के लिए कैसे टाइम बचाऊं, दूसरा मैथ के लिए टाइम बचाने का है कि मैथ के सेक्शन की पर क्वेश्चन की टाइमिंग को मैं घटाऊं। बाय कैसे घटाई जाएगी ये टाइमिंग पर क्वेश्चन की, टेक्स्ट बुक के सेक्शन में को लगाऊं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं मैं, मतलब चैप्टर के। तो नेक्स्ट मंथ मेरा टारगेट रहेगा कि मैं जो है ना ये 29 स्कोर है ना, इसको मैं 38 लाऊं। मेरा बड़ा टारगेट नहीं, 38 लाते हैं, +9 करेंगे। तो इस पे बड़ा इम्पोर्टेंट डालेगा मेरी प्रैक्टिस, और इंग्लिश में कैसे इम्प्रूव करूंगा मैं, अपना टाइम कैसे कम करूंगा, सारा वो मैथ पे फर्क दिखेगा। तो ये देखते हैं हम नेक्स्ट मंथ। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में। ये बात करते हैं भाई जी किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में। मई में वही बात है, 6 मॉक लगाए थे, जून में मैंने 15 मॉक लगाए थे, उसके हिसाब से ये चीजें डाटा निकला है। रीजनिंग में मई की बात करें 45 एवरेज स्कोर निकल रहा था, टाइमिंग 18 मिनट ले रहा था एवरेज अटेम्प्ट मेरे 23 निकल रहे थे, और राइट रॉन्ग मेरे 23 तो राइट निकल रहे थे, 0 से 1, मतलब कभी कभी 0 भी रॉन्ग निकल रहे थे, कभी 1 निकल रहा था, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट कर रहा था, लगभग ये स्कोर कांस्टेंट रह रहा था, ठीक है। मतलब 45 एवरेज स्कोर मेरा कांस्टेंट था और इतना ही टाइमिंग लग रहा था एवरेज, ठीक है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, जून के बारे में। स्कोर मेरा 45 ही रह रहा है अभी भी, और टाइम मेरा 1 मिनट बढ़ गया टाइमिंग यार। इसका बढ़ने का टाइमिंग ज़्यादा 1 लगने का क्या कारण है, क्योंकि मैंने जून में मई को रीजनिंग के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, तो जिसकी वजह से मैंने रीजनिंग बस जो कॉन्सेप्ट थे मैं रिविजन कर लिए, कोई ज़्यादा थोड़ी बहुत मेहनत नहीं की यार, कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूँ, जिसकी वजह से ये टाइमिंग 1 बढ़ गया। ये टाइमिंग तो बहुत कम करनी है, मैंने 15-16 पे लानी है, तो कैसे लाएंगे वो आगे बताऊंगा। और जून में मेरे अटैम्प्ट मेरे 24 थे, और राइट रॉन्ग भी मतलब एक्यूरेसी भी कम हुई है यहाँ पे, मतलब कभी कभी 0 भी मेरे गलत निकलते थे, हाँ 1-2 डेली निकल रहा था हर मॉक में। ऑर्डर मेरा सेकंड पे टाइम पे करे था, स्कोर ये लगभग कांस्टेंट ही था, एवरेज स्कोर भी और टाइमिंग भी, ठीक है। ये भी यहाँ से इससे क्या रिजल्ट निकल रहा, तो +1 1 मिनट हो गई, टाइम ज़्यादा फालतू लग गया और ज़्यादा लेने लग गया। इस टाइम को, ये एक की बात नहीं है, टाइम मैंने 4-5 मिनट कम करनी है। एवरेज बंदा यहाँ पे 15 मिनट लेता है, जो भी CGL SHL का स्प्रिंट होता है 15 मिनट लेता है, लेकिन मैं ले रहा हूँ 18-9। और ये इफेक्ट डालेगा किस पे, उस पे मैथ पे डालेगा, मैथ के लिए टाइम खा रहा है, मैथ का टाइम खा रहा है ये, ठीक है। इस टाइमिंग रीजनिंग में टाइमिंग कम करने का क्या तरीका है मेरा, जो मुझे लगा है, सिमिलर सेट नहीं होते जो थर्ड सिमिलर होते हैं, जो तीन सेट होते हैं 3-3 के, जैसे मैट्रिक्स होती है, तो 2 सेट दे देते, तीसरा बताओ कि किसके साथ ये सिमिलर है। उसकी मेरी यार कम प्रैक्टिस है, मतलब उसमें मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो उसका क्या कारण है, मेरी उनकी कम प्रैक्टिस है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, मैं रोज कैलकुलेशन नहीं कर रहा, पहले रोज करता था यार मैं, अब रोज कैलकुलेशन नहीं करता, तो ये टाइमिंग घटा रहा है रीजनिंग में खासकर। तो मैं इन्हीं को ठीक करूंगा, इसकी थर्ड सिमिलर वाले की प्रैक्टिस करूंगा इस मंथ, और डेली कैलकुलेशन करूंगा यार, तो उठा लिया मैंने। दूसरा बाइनरी ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको जल्दी करने का करूंगा। उसमें क्यों टाइम ज़्यादा लग रहा था, कम प्रैक्टिस की कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मेरा कैलकुलेशन में टाइम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा, टाइम मॉक लगाने से पहले हर टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक अप्रोच होती है, उसको सोच के ही पहले उस सारी अप्रोचों को, हर टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच को सोचो फिर मॉक लगाओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करा था मॉक में, वैसे ही मॉक दिया, रीजनिंग को हल्के में ले लिया, मतलब ठीक हो जाएगा, तो उससे हो तो जाता है, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा लग रही है। और ये क्वेश्चन भी 25 अटेम्प्ट होने थे, मतलब ये बात ये है कि हर मॉक लगाने से पहले आपको सारे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच रिवाइज करनी चाहिए, ठीक है। अब इस सारे को देख के मेरा टारगेट है 48, जो मेरा 45 स्कोर मिला है उसमें +3 करके 48 लाना है मैंने, ठीक है। तो ये मेरा रीजनिंग का है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीके की। जीके आ गया भाई, जीके होल्ड कर लेता हूँ, दिक्कत आएगी फिर आपको, नीचे वाला दिखेगा।
जीके की क्या बात करूं यार, जीके में तो इन मई में कोई डेफिनेट स्कोर नहीं था। कदे भाई 2 भी आए रहे नंबर, कदे 10 भी आए हैं, हाँ न्यू है, कदे 20 तक तो नहीं थे भाई, कदे स्कोर इतना रहा अपना 20 तक तो कदे नहीं गए। जून में भी कोई डेफिनेट स्कोर नहीं है अपना। ठीक है, अब मुझे जुलाई में मतलब कुछ वो करना है, जो टारगेट बना है मैंने, क्या करना है कि अंकित भाटी सर की है भाई सब गच्च बुक है यार। और स्टैटिक्स जीके की तो छोड़ो, उनकी जो वो होती है ना सामान्य ज्ञान की, भाई साहब बहुत क्वेश्चन उठते हैं। अगर मेरे से वही होगी ना, और कितनी 30 पेजा में वो जीके खत्म कर रखी है, वो हिस्ट्री खत्म करके, अगर वही पेज नहीं हो रहा यार, मेरे तो शर्म आया यार खुद पे। लोग लूसेंट तो नहीं खुआ जी है मेरे पापा, अंकित भाटी वाली नहीं हो रही यार। मैं तो नहीं चाहूँ मेरा जेवा जी ने मैं 20 तो प्लस नंबर कड़ाई छोड़ दुए को नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किताब। लेकिन वो किताब ऐसी है कि अगर उसका आपको एक अक्षर भी छोड़ दिया ना तो आप नुकसान में जाओगे। उसकी मतलब 30 पेज देर की हिस्ट्री क्या पूरी सच्ची वो खत्म करके है, हिस्ट्री खत्म करके पूरी। तो 30 पेजों में से अगर आप एक अक्षर भी छोड़ रहे हो ना, एक डेट भी छोड़ रहे हो, तो आपको नुकसान देगी। मैंने देखा है यार हर मौके में, तो क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं वहां से। तो मेरा ये रहेगा कि अंकित भाटी की सर की से हिस्ट्री जो मैंने पढ़ तो रखी है, लेकिन उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। आपने पॉलिटी पढ़ तो रखी, उसको भी पूरा घोट के पीनी है। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, इन नई इकोनॉमिक्स करनी है मैंने। ठीक है, बहुत अच्छे से हर एक डाटा को साथ याद करना है यार मुझे इसको। ठीक है, ये टारगेट रहेगा यार मैं, और इसको मैं करूंगा यार, क्योंकि सीजे लाएगा यार, नहीं तो सारा सौदा अच्छे नहीं बिन हो जाएगा, फिल्टर पाट जाएंगे अपने। टारगेट इसमें रहेगा मेरा 20+। पहले क्या था उसका कोई डेफिनेट स्कोर नहीं, इसलिए तो मैंने लगा नहीं, टारगेट 20+ रहेगा। ठीक है, ये अपना मॉक के बारे में बात करें जो सेक्शन वाइज होगी थी। अब ओवरऑल मॉक की बात करें ना, तो जो पिछले मंथ में 112 नंबर बन रहा था एवरेज मेरा स्कोर, और इस जो जून में है ना 15 मौकों का ये डाटा है, 113.5 एवरेज स्कोर बना रहा है मेरा। तो इसमें कुछ ज्यादा मतलब राजी हो रहा करता मैं, मतलब अच्छा स्कोर बना रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ यार। 1.5 से इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही लो है यार। एक मंथ में इतना स्कोर कम होना, बढ़ना, भाई साहब शर्म की बात है, डूब मरने की बड़ी बात है। इतना स्कोर ही एक मंथ में मतलब वो इंक्रीज हुआ है। टाइम मेरे 73-74 टाइम कर रहा था मैं, सॉरी 72-73 टाइम कर रहा था मैं, मई में 73-74 हो गए, जून में एवरेज एक क्वेश्चन बढ़े हैं। तो यार बहुत ही लो वाली बात है। हाँ यार टाइम जब बढ़े जाएंगे इस पे, तो देख मुझे वही है कमी इसमें, इस पार्ट में तो यार मेरी। क्योंकि मेरा मैथ के क्वेश्चन टाइम कम हो रही, टाइम कम बच रहे हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी मेरी 80% अब बढ़ रही है, पहले ये 80% थी, मतलब सेम ही एक्यूरेसी है। ठीक है, ओवरऑल अब और इन सारी राम कहानी का क्या मतलब है, और अगले मंथ का क्या टारगेट है। अब मेरा एवरेज स्कोर मिल रहा है 113.5। अब नेक्स्ट मंथ में टारगेट क्या करके है, इंग्लिश में मेरे 5 नंबर बढ़ाने, जो मैंने बताया था पहले। मैथ में +9 नंबर करने हैं मैंने, रीजनिंग में +3 करने हैं, और जीके में +6 करने हैं। ओवरऑल मैंने 23 नंबर प्लस करने हैं। अगर एक और 113.5 में से मेरे +23 नंबर बढ़ा दूंगा तो मेरे टोटल नंबर बन जाएंगे 136.5। तो ये मुझे एवरेज स्कोर चाहिए नेक्स्ट मंथ। अगर ये नहीं कर सका ना भाई साहब, जुलाई निकलेगी, अगस्त, सितंबर, 1.5 महीना बच रहा सारा, सीजीएल आ गया। और करना है सीजीएल, तो अगर करना है सीजीएल तो भाई साहब ये स्कोर ले आना ही पड़ेगा, यानी खुद पे जोर डालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इनसे नेक्स्ट मंथ की मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है और दिखाई देता हूँ यार मैं लगाया। नहीं अपने मैथ के लिए भाई जुलाई में क्या करने वाला, अगस्त में क्या करने वाला हूँ मैं, 2 महीने में सीजीएल तक में क्या करने वाला हूँ, ये मैथ की होगी। और इंग्लिश की ये होगी, जुलाई में क्या करने वाला हूँ मैं, अगस्त में क्या करने वाला हूँ, सेम चीज़ें। लेकिन मैं इन चीज़ों को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि
ये चीजें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, जिसका जो पार्ट कमजोर, जो जिस भी मतलब सेक्शन इंग्लिश का जो पार्ट कमजोर आदमी उसी पे ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो इनको दिखाने को ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं, किसी का नुकसान हो जाएगा अगर इस फॉलो कर लेगा और उसका कि ज्योमेट्री की मेरी कमजोर हो उसकी मजबूत हो, तो ये चीज दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, इसको दिखा देता हूँ। ओवरऑल टाइमिंग कितना है, मतलब हफ्ते को दो पार्टों में बांट लेता हूँ। 5 दिन में एक्टिव काम करूंगा, 2 दिन में रिवीजन करूंगा। किस चीज का रिवीजन, देखो जैसे इंग्लिश का मैंने ठान रखी कि 4 घंटे तो मैं पढ़ूंगा वो कैब, 1 घंटा मैं करूंगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मतलब ग्रामर, और आधा घंटा करूंगा रीडिंग, तो 5.5 घंटे पढ़ूंगा। और ये ठानना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब इंग्लिश में अगर टाइमिंग घटानी है तो यही एकमात्र सोल्यूशन है। जीके मैंने डेली 2 घंटे देने हैं, आधा घंटा स्टैटिक्स के लिए, 1.5 घंटा हिस्ट्री के लिए, रीजनिंग के लिए डेली आधा घंटा दे दो या 15-20 मिनट दे दो, मैथ के लिए डेली 3 घंटे दूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन में आधा घंटा करूंगा, रीडिंग में आधा घंटा करूंगा, ठीक है। तो टोटल ये जो चीज बनी ना, 5 दिन में 12 घंटे पढ़ने वाला हूँ, लेकिन हूँगा नहीं हूँगा, और राम जाना है रही तो 8-9 घंटे निकल गए, 12 घंटे पढ़ना भाई साहब, सारा सौदा बैठ के हाथ में आ जाएगा। लेकिन जे जॉब चाहिए ना भाई साहब, वही बात है, जब 72-73 की जॉब चाहिए भाई साहब, फिर 12 घंटा देखो तो बहुत थोड़ी है। लेकिन ये है मोटिवेशनल बात है। लेकिन भाई 12 घंटे पढ़ना में भाई साहब सारा सौदा पैट के हाथ में आ जाए 8-9 घंटे में, तो 12 घंटे पढ़ना बहुत बड़ा टारगेट है। देखा ही भाई क्या कुछ रहेगा, अगले मंथ ही बताऊंगा हो पाया नहीं 12 मंथ। वही बात है, जब मैंने कहूँगा ये करो, ज़्यादा कुछ चीज़ शुरू करने से पहले डिमोटिवेट मत हो। लेकिन मुझे पता है यार 12 घंटे बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, लेकिन मैं ट्राई करूँगा यार, क्योंकि यार इतनी वैकेंसी नहीं आती हर बार सीजीएल में, इतनी अब की बार आ रही है, ठीक है ना। तो 5 दिन ये करूँगा, 2 दिन क्या करूँगा, रिवीजन करूँगा। मैथ की न्यू जो है कोई मैं जुलाई में सारे टॉपिक ही प्रैक्टिस कर दूंगा, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक जो मैंने पढ़ तो रखे हैं उनका कॉन्सेप्ट रिवीजन करूंगा मैं 2 दिन आखिरी के। इंग्लिश का ऐसे ही क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करूंगा लास्ट के 2 दिन, और इंग्लिश की रीजनिंग की कैसे अप्रोच करता हूँ हर टाइप के क्वेश्चन की मतलब याद। ये बात करते हैं जहाँ पे तीसरा पॉइंट, ये 2 चीजें तो कवर हो चुकी है अपने माइंड और लाइब्रेरी। तीसरी चीज आती है जब आपको जिम करना है, जब भी टाइम मिले। मैं लगभग 4 दिन करता हूँ यार मैं हफ्ते के, मतलब एक्सरसाइज। और घर पे काम हो गया तो अलग बात है, नहीं करता ही हूँ मैं 4 दिन तो एक्सरसाइज। तो इसमें पिछले मंथ भी कोई दिक्कत नहीं थी, इस मंथ भी कोई दिक्कत नहीं है। और चौथी चीज बचती है मंदिर का ही कनेक्शन आपका माइंड को कंट्रोल करना है। तो 3 चीज मान लो, 4 चीज मान लो, यही चीज है जो हमें 1 साल करनी थी। तो अगले मंथ में मैं लाइब्रेरी वाले सेक्शन में मतलब पढ़ाई हर कैसे इम्प्रूवमेंट करूँगा, माइंड को कैसे कंट्रोल करूँगा, अपने अकॉर्डिंग चलाऊँगा, ठीक है। और एक्सरसाइज के बारे में कैसी रिपोर्ट रही, कितना, तो इसका जुलाई का रिव्यू दूंगा मैं अगले मंथ। तो जब तक वेट करना, मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ।